हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं थिंग्स दैट डिज़र्व टू बी डाई BL मांगा को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेसिकली यह मांगा एक मेरे सब्सक्राइबर ने प्रेफर किया है। का यूट्यूब का नाम तो बेक्की है, पर मुझे रियल नाम नहीं पता। यह BL मांगा बेसिकली एक साइकोलॉजिकल और क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड है। तो टाइम ना वेस्ट करके यह मांगा स्टार्ट करते। हमें यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल में एक बुढ़ा ओल्ड मैन दिखाया जाता है। वह चाइनीज रशियन क्राइम ऑर्गेनाइजेशन लीडर, उनका नाम डिमिट्री है, पूरे बॉडीगार्ड से भरा हुआ होता है। तभी यहाँ पर एक कार में हीरो की एंट्री होती है। अब वह कार से उतरता है, उसका बॉडीगार्ड उन्हें अटैक करने लगता है। जो ओल्ड मैन है वह उन्हें रुकने के लिए कहता है और हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्टली डाइनिंग टेबल में लैंड करता है। ओल्ड मैन कहता है, मेरे एक्सपेक्ट से तुम जल्दी आ गए। तब मेन कैरेक्टर कहता है, कल रात में ही तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ गए। ओल्ड मैन डिमिट्री, शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हारी चिंताएं दूर हो गई। ओल्ड मैन कहता है, शुक्र है दर्द का वह किचकिचाता दर्द खत्म हुआ। अब मेरा मूड बहुत अच्छा है। कहता है, खाना खाओगे। मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। उस टारगेट को निपटाए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक बकायदा रकम की कोई खबर नहीं है, इसीलिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। यह मेरा एक मॉर्निंग योगा है। तब उसको सब बॉडीगार्ड टारगेट करते हैं गन से। सिगरेट निकाल के कहता है, डर गए हाँ, $3 लाख। कहता है, तुम तो मेरा पर्सनालिटी जानते ही होगे, मुझे चीज़ों में गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूँ, या फिर ऐसा बैलेंस मैं आपका लाइफ लूंगा। उस घड़ी में शायद बॉम्ब है। ओल्ड मैन सोचता है, तो तुम खाली हाथ नहीं आए। वह कहता है, 30 सेकंड। मेन कैरेक्टर कहता है, यह थोड़ा कच्चा लग रहा है, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। ओल्ड मैन हंसने लगता है और कहता है कि निडर हो इसीलिए मैं तुम मुझे पसंद हो। मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ 15 सेकंड बचा है। ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारे हुनर के बारे में कोई कुछ भी कह नहीं सकता। मेन कैरेक्टर कहता है, 10 सेकंड। आपको अपना लास्ट वर्ड कहना है। 5 सेकंड। ओल्ड मैन कहता है, नहीं ली जा, क्यों, तुम्हें बस अपने देश जाना है और वहाँ पर एक इंसान को मारना है। मेन कैरेक्टर वह फोटो को देखने लगता है। ओल्ड मैन कहता है, यह तो एक VIP है, इसलिए आपका प्राइस 10 गुना इंक्रीज होगा। वहाँ पर दूसरे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का कहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, हम यांगप्योंग विला में पहुँच गए। तब वह कहता है, स्टेटस क्या है। तब वह आदमी कहता है, 6 माइनर इंजरी आए हैं और 1 अनकॉन्शियस है। कहता है, चाकू मारने से पहले स्योकजू के साथ लड़ाई हुई है। शुक्र है कि असेंबली मैन के बेटे की हालत गंभीर नहीं है। तब हमारा डायरेक्टर कहता है, मतलब यह एक सेकंड लीड है शायद। डैम इट स्योकजू। कहता है, तुमने वाकई में यह बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी ताकि मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़े। रूम के अंदर जाते हैं, वहाँ स्योकजू कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम सबको यहाँ पर मरना है क्या। मैंने कहा, गेट लॉस्ट, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तभी डायरेक्टर कहता है, मैं ताइसू। अगर मैं उस कमीने को अभी जान से मार दूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि वह बुरा खून के आंसू रोएगा। हाँ, यह अभी टाइम नहीं है। अगर वह मर भी जाए तो मेरा कलेजा तभी ठंडा होगा जब वह बुरा भी साथ में मरेगा। तब वह डायरेक्टर उसे अटैक करके कहता है कि भले ही हम अलग अलग माँ की औलाद है, पर तुम्हें अपने भाई को कमीना नहीं कहना चाहिए था। अभी तुम्हें प्रॉपर्ली दिख रहा है। अब वह डर के कहता है, हाँ, तुम्हें हमेशा ही ऐसे ही पोलाइट से बात करनी चाहिए। तुम जब मेरे बातों को सुन लेते हो तब मुझे बहुत क्यूट लगते हो। हाँ, तुम अभी मेरे भाई जैसे लग रहे हो। वहाँ पर हमें दूसरे आवाज सुनाई देता है कि वह थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तब डायरेक्टर कहता है कि सेक्रेटरी यून, मैं पिताजी से अपनी तारीफ कल अलग से सुन लूँगा, इसलिए अपना भाषण बंद करें। सेक्रेटरी यून कहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैटर जो कोई भी हो, लेकिन फैमिली को हार्म करना अच्छा नहीं होता। तब वह डायरेक्टर कहता है,
फैमिलियाँ। तब वह सेक्रेटरी कहता है अगर आप यह फिर से करोगे। तब डायरेक्टर हान गुस्से से कहता है फैमिली हाँ अजीब कह के वह जाने लगता है। तब वह सेक्रेटरी को वार्निंग देके कहते हैं कि खून पानी से ज़्यादा खारा होता है, पर मुझे यह इतना फीका क्यों लग रहा है। तब सेक्रेटरी यून कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। तब डायरेक्टर कहता है जैसा कि उम्मीद था, तुमने हालात को तुरंत संभाल लिया, वरना अब यह मामला सेक्रेटरी यून के सिर ही मरा रहता। तो फिर यह अच्छे से क्लीन करना, जैसे कि आप हमेशा करते हो। उसके बाद एक वर्कर कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन ने एक मटेरियल भेजा है रिलेटेड टू जैगयान। डायरेक्टर कहता है जैगयान, जो कि वह ग्रैंडसन है चेयरमैन जैक का, वह कल आने वाला है ना। तब वह वर्कर कहता है जी। डायरेक्टर कहता है वैसे हमारा बूढ़ा और चेयरमैन जंग दोनों ने ही बड़ा बखेरा खड़ा किया है। फोटो को देखे कहता है हैरान नहीं है, आखिरकार वह एक लौता ग्रैंडसन है। कहता है कल कितना समय का फ्लाइट है। तब वो वर्कर कहता है कल 10:30 बजे। तब मेन कैरेक्टर और उसका फ्रेंड का तैयारी चल रही होती है। कैरेक्टर का फ्रेंड कहता है तो कल से तुम्हारा नाम जैक यान है। तब मेन कैरेक्टर कहता है क्या आपने का ही ह्योंग का फोटो देखा है, वह हैंडसम है ना। वह देख के उसको मारने का दिल करता है। उसका फ्रेंड कहता है उसको मारना ठीक होगा। तब मेन कैरेक्टर कहता है ऑफ कोर्स ह्योंग, वह नेक फुल $5 मिलियन का है। उसका ह्योंग सोचता है कि हाँ तुम वही आदमी हो जो हिसाब बराबर करने के लिए अकेले ही एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में घुस गए थे। हाँ तो फिर क्यों डरना, फिर भी मुझे इस समय डेंजर होने का महसूस हो रहा है। दीवार में फोटो को देखे कहता है भले ही वह बाहर से एक एंटरप्रेन्योर है, लेकिन चार्मेन कॉन्ग आज भी कोरिया का अंडरग्राउंड का एक बड़ा नाम है। उसने 3 शादी की, जिससे उसे 3 बेटे हुए और एक बेटी हुई, और इन सबसे बीच हमारा टारगेट उसका तीसरा बेटा और हाउन ग्रुप का सबसे मजबूत उत्तराधिकारी वह कांग इल ह्योंग है। तब मेन कैरेक्टर का ह्योंग सोचता है कि उस मर्डरर का ग्रेस तो देखो, मैं हर तरह का इंसान के साथ मिल चुका हूँ, लेकिन इस वाले से। कहता है वी आपको इस समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। कहता है इतने सारे लोग ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन न केवल वे नाकाम रहे बल्कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, और क्लाइंट भी कुछ हद तक सस्पिशियस लग रहा है। हाँ केवल दिमित्री को एक मिडलमैन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उसके पास इतनी ताकत भी है कि वह तुम्हारी पहचान बदलकर तुम्हें एक प्राइड का ग्रैंडसन बन गए। कौन है यह सब कर सकता है। मेन कैरेक्टर कहता है शायद यह पारिवारिक मामला है, इस क्षेत्र में यह आम बात है। परिवार हो या प्रेमी, यह सब एक दूसरे की जान ले लेते हैं। आखिर में केवल वही मूर्ख बनता है जो भरोसा करता है। उसका ह्योंग कहता है वी। तब मेन कैरेक्टर कहता है खैर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन नौसिखियों से अलग हूँ, आई एम द बेस्ट। ह्योंग कहता है भगवान के लिए तुम नाकाम रहे, तब मारने के अलावा बचा ही क्या है। मेन कैरेक्टर कहता है नज़र मत लगाओ। कहता है वह चीज़ जिसे टूटना है USB शायद उसके निजी तिजोरी में है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे बांध दूंगा और पूछूंगा कि वह कहाँ पर है। तब ह्यूंग कहता है तुम्हारी इस बकवास एक्टिंग के साथ तुम्हारी पहचान और बाकी सब कुछ तुरंत सबके सामने आ जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है क्या यह सच में इतना बुरा है। उसका ह्यूंग कहता है अपना आइज़ को रिलैक्स करो, तुम एक टोटली किलर लग रहे हो। वह कहता है क्योंकि मैं सच में एक किलर ही हूँ। उसका ह्योंग सोचता है दिमित्री अपना आपा खो चुका है क्या, और वे सभी लोग भी जिन्होंने एक कमज़ोर यंग मास्टर को चुने हैं। तब मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस करके कहता है नाइस टू मीट यू।
रोबोट जैसा कहता है, मेरा नाम जैक यान है और मैं कोरियन आर्ट में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। इसलिए मैंने मेरे ग्रैंडफादर को पूछा और कोरियन आ गया। उसका यूं कहता है, ऐसे करने से तुम पक्का पकड़े जाओगे और तुम्हारा नेकेड बॉडी किसी को भी मत दिखाना। वह उस बॉडी में बहुत सारा कट्स के निशान लगे हुए होते हैं। अगर उसने उस स्कार को देख लिया तो वह तुरंत ही कुछ ना कुछ शक कर लेगा। कैरेक्टर कहता है, चिंता ना करे, मुझे उसके सामने अपनी पूरी कपड़े उतारने का जरूरत ही क्यों पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसे सड्यूस्ड करने जा रहा हूँ। उसके बाद लाइटर से उसका फोटो जलाकर सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं तुम्हें मारूंगा तब तुम्हारे चेहरे के हाव भाव कैसे लगेंगे। कांग इंग ह्यो, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तो एपिसोड में शार्क का टैंक दिखाया जाता है। बेसिकली यह डायरेक्टर का घर है। वह नहा धो के फ्रेश हो रहा होता है कि तभी उसका वर्कर सेक्रेटरी आता है। तब वह कहता है, तुम इतनी जल्दी आ गए। तब उसका सेक्रेटरी कहता है, मैंने एक कॉल रिसीव किया, वो भी मैडम से अभी इसी मॉर्निंग। वह कह रही थी कि आप उन्हें माफ़ी मांगे। तो वो कहता है, क्यों? तब वह सेक्रेटरी कहता है, कल जो सब भी हुआ सिगजू के साथ। तब डायरेक्टर कहता है, माँ अपने सगे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैंने तो बस उसे थोड़ा समझाने की कोशिश की थी। कहता है, उनसे कहो कि वह सीधा कांग सिगजू से पूछे कि क्या मैंने कुछ ऐसा भी किया है जिसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी पड़े। सेक्रेटरी कहता है, इसको मैं हैंडल करता हूँ। डायरेक्टर कहता है, जैक यान 21 साल का है ना? कहता है, वे दोनों एक ही उम्र के हैं तो शायद उनकी आपस में बनेगी। कांग सिगजू को कॉल लगाओ और यहाँ पर आने के लिए कहो। तो वह डायरेक्टर रेडी होने लगता है और आईने में देख के कहता है कि वेलकम टू कोरिया। यहाँ गाइस देख रहे हो, आदमी का 2 पर्सनालिटी होता है। अपने आप को देख के कहता है हैंडसम। तब डायरेक्टर कहता है, ताइसू हमारे पास और समय है ना? तब वह सेक्रेटरी कहता है, जी क्या मैं आपके लिए मील तैयार कर दूँ? तब डायरेक्टर कहता है, नहीं, उसे स्किप करो और जाके फ्लावर लेके आओ। तब सेक्रेटरी शॉक होकर कहता है, क्या आप सच में फ्लावर की बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि वह मेरे एक गेस्ट है और वह बहुत दूर से आए हैं, इसीलिए हमें कम से कम एक गुलदस्ता तो लानी चाहिए। इसके एक्सप्रेशन देखिए, वाह। उसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वह सेक्रेटरी कहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसा लग रहा है कि वह आ पहुंचा है। उसे देख के कहता है, क्या वह सच में वही है? सेक्रेटरी कहता है, जी। तो गाइस यहीं पर वह दोनों का मुलाकात होता है। डायरेक्टर गुलदस्ता दे के कहता है, वेलकम टू कोरिया, मैं कांग इल ह्यो हूँ, आप जैक यान हो ना? तब वह मेन कैरेक्टर कहता है, नाइस टू मीट यू। तब वे दोनों हैंड शेक करने लगते हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या है यह? मैं अपना हाथ खींच नहीं पा रहा हूँ। सोचता है, सिर्फ हाथ मिला रहे हो या छोड़ने का इरादा नहीं है? कुछ ज़्यादा ही देर नहीं हो गया, इसका हाथ इतना ठंडा है जैसे मैं स्नेक को टच कर रहा हूँ। उन दोनों को इंटरप्ट करने के लिए उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है, रूड मत बनिएगा प्लीज़। डायरेक्टर कहता है, मेरा गलती है। कहता है, तुमसे मिलकर इतना खुशी हुई कि हाथ छोड़ना ही भूल गया। कहता है, कार हम लोग के लिए वेट कर रहा है तो फिर मुझे फॉलो कीजिएगा प्लीज़। सब मेन कैरेक्टर अपने हाथ देखता है। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है कि उन्होंने उस सख्त खाल वाली जगह को अच्छे से रब किया। वह शायद कुछ कंफर्म करना चाहते थे। बाहर देख के सोच के कहता है कि 5 साल हो गए मैंने कोरिया को छोड़े हुए। जब भी मैं यहाँ आता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं डूब रहा हूँ, जैसे वह मामूली सा बचपन आज भी बहुत मायने रखता है। यह तो बस 10 साल पहले की बात है। यहाँ इतना खामोशी है कि हर तरह के ख्याल दिमाग में रेंगने लगी है। अब डायरेक्टर कहता है, आप पहले कोरिया आए हो? तब मेन कैरेक्टर सोचता है, इतना देर उसने मुझे इग्नोर किया, फिर अब क्यों? कहता है, हाँ मैं यहाँ पर मेरे मम्मी के साथ आया था। उनके पिताजी को
विज़िट करने के लिए। सोचता है कि जो भी हो मुझे उसे अपने पक्ष में रखना होगा और पता लगाना होगा कि तिजोरी कहाँ है। उसे मारना मुमकिन है, शायद यही इसी वक्त। तो मेंढीर हमेशा मारने की कोशिश करते रहता है। डायरेक्टर कहता है तभी तो मैं सोचूं कि तुम्हारी कोरियन मेरी उम्मीद से बेहतर क्यों है। मेन कैरेक्टर कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं कोरियन हूँ। और कहता है शुक्रिया आपका कॉम्प्लीमेंट के लिए। डायरेक्टर कहता है हम पहले टोक्यो में मिले थे, आपको पता है। तब मेन कैरेक्टर सोच में पड़ने लगता है और कहता है जे ज्ञान और कांग इल ह्योंग में पहले मिले थे। ओ माय गॉड। कहता है क्या सच में? पर मुझे याद नहीं है। और डरते हुए सोचता है कि कहता है लानत है, मुझे जो जानकारी मिली थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वह कमीना जैक इयान, उसे तो शायद ही कभी लोगों के सामने आना पड़ा। तब डायरेक्टर कहता है वह बहुत ही कम समय के लिए था। तुम्हारा उम्र और वक्त मुश्किल से 4 या 5 साल रही होगी। मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है वह उम्र इतनी छोटी होती है कि कुछ याद नहीं रहता। मैं तो खामखा ही डर गया था। डायरेक्टर कहता है तुम मेरे पैंट पकड़कर चिपक गए थे और रोते हुए खूब नखरे दिखा रहे थे। तब मेन कैरेक्टर कहता है सच में मैं? डायरेक्टर कहता है हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें हिट किया था। उसके बाद तुम्हारा नोज ब्लीडिंग होने लगा और मैंने मेरे पिताजी से बहुत डांट भी खाई। मेन कैरेक्टर सोचता है यह क्या आदमी है, क्या फिर से मुझे पीटने का इरादा है, इसका कोई भरोसा नहीं। तब डायरेक्टर कहता है हम घर देर से पहुंचेंगे क्योंकि मुझे एक काम संभालना है। कहता है तो मिस्टर इयान मेरे लिए वेट करना। तब मेन कैरेक्टर कहता है प्लीज़ कैजुअली स्पीक कीजिए, वैसे भी मैं आपसे छोटा हूँ, मैं आपको बड़ा भाई जैसा ट्रीट करूँगा। तब डायरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि जी नहीं, मुझे यह अच्छा नहीं लगा। तब मेन कैरेक्टर ठीक है कहता है और मेन कैरेक्टर मिडिल फिंगर दिखा के सोचता है ये कितना पकाऊ है। और सोचता है अगर इतने घने जंगल में कोई काम निपटाने का बात कह रहा है तो वह पक्का ही गैर कानूनी ही होगा और जांग इयान इसे देख लेगा तो कोई बात नहीं। तब डायरेक्टर हान रूम के अंदर चले जाता है। कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वे लड़ने के लिए यहाँ नहीं इकट्ठा हुए हैं। वे या तो ट्रेडर या फिर अंडरलाइनिंग की वजह से आए हैं। यहाँ पर एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है प्लीज़ यह नहीं कीजिए। मैनेजिंग डायरेक्टर कांग कहता है चेयरमैन को पहचानने में मुझसे गलती हो गई। मैं अंधा था, मैं पूरी तरह अंधा था। मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे ताज्जुब है कि क्या वे इसे आज ही निपटा लेंगे। मुझे लग रहा है वह जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। तभी मेन कैरेक्टर के सामने उसे बंदूक से मार दिया जाता है। मार के डायरेक्टर का लुक तो देखिए, अच्छा है ना। डायरेक्टर कार के अंदर आके कहता है सॉरी, यह जरूरी था, मैं इसे टाल नहीं सकता था। मेन कैरेक्टर सोचता है यह उस इंसान का हुनर नहीं है जिसने सिर्फ 1-2 बार गोली चलाई है। तब डायरेक्टर कहता है क्या देख रहे हो? वह कहता है आपके फेस में ब्लड है। डायरेक्टर कहता है ब्लड? हाँ। मेन कैरेक्टर सोचता है यह अब मुसीबत बनता जा रहा है। मेन कैरेक्टर सोचता है लानत है, यह तो बहुत बुरा हुआ। जैंग इयान जो इस पर कैसे रिएक्ट करता। मेरी एक गलत जाल और मेरा खेल खत्म। हालात में मैं बस अपने दादाजी के साथ में पला बड़ा या यंग मास्टर हूँ जिसे दुनिया का कुछ पता नहीं। तब मेन कैरेक्टर पूरा सोच समझकर उसका ब्लड को पोंछता है और कहता है डन, अभी यह सब क्लीन हो गया। अब हमें डायरेक्टर का चेहरा दिखाया जाता है डिक्टो प्रेडेटर का जैसा। यहाँ पर वही आदमी को टैंकी पर लोड किया जाता है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वह लाश अंत में कहाँ मिलेगा। कहीं इतनी गहराई में दबा हुआ जहाँ उसे कोई ढूंढ ना सके, चाहे वह समुद्र हो या जमीन, वैसे ही जैसे मेरे पेरेंट के साथ हुआ था। फिर भी वह आदमी बहुत लकी है क्योंकि उसे जिंदा नहीं दफना रहे हैं। तभी मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि डायरेक्टर उसे
देख रहा है और सोचता है क्या है ये, और कहता है तुम्हें कुछ कहना है क्या। तब मेन लीड को ऊपर से नीचे देखता है और कहता है ऐसा लगता है कि मेरा चुनाव बेहतर था। तब मेन कैरेक्टर कहता है एक्सक्यूज मी। तब डायरेक्टर कहता है तुम्हें रेड रोज सूट करता है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है यह पागल आखिर क्या बकवास कर रहा है। उसके बाद गाड़ी चलती है और वे वहाँ पर उस घर में पहुँच जाते हैं। उस घर को देख के कहता है मैं तो फंस गया, या तो बहुत बड़ा है, या तो नॉर्मल घर नहीं है, या तो पूरा मेंशन है। सोचता है इतनी बड़ी जगह में तिजोरी ढूंढने में कितना समय लगेगा। वहाँ का केयर टेकर उसको वेलकम कहती है और कहती है आप इतनी लॉन्ग जर्नी से थक गए होंगे। मेन कैरेक्टर उस माहौल को देखकर सोचता है कि अब तक तो 4 गार्ड दिखाई दे रहे हैं, जगह के हिसाब से कम है, पर फिर भी सोचता है इतने गार्ड और केयर टेकर, तो इससे मुझे लग रहा है कि मुझे डायरेक्टर के क्लोज जाने में दिक्कत होगी। सोचता है उसे तो इस जगह के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानता है। तब मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए हेलो कहता है। डायरेक्टर कहता है ताइसू तुम्हें तुम्हारे रूम के बारे में गाइड करेगा। कहता है उसको फॉलो करो, उसके बाद अनपैक कर लेना और नीचे आ जाना। उसके बाद वह दोनों अपने रूम के पास आ जाते हैं और मेन कैरेक्टर सोचता है मैंने सुना था कि इस जगह पर कई बार हमले हुए हैं, इसीलिए मुझे लगता था कि यहाँ सब कुछ तहस नहस होगा, लेकिन यह तो सरप्राइजिंगली नॉर्मल है। और यहाँ पर सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं, फ्रंट गेट में, एंट्रेंस में और लिविंग रूम में भी बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। वह कैमरे को देखते देखते उसको आगे का दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो वह ताइसू से टकरा जाता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है सॉरी मेरा दूसरी जगह ध्यान था इसीलिए। तब ताइसू कहता है कोई बात नहीं। मेन कैरेक्टर कहता है इस घर में एलिवेटर भी है। तो ताइसू कहता है हाँ, लेकिन हमने ज्यादातर बीच वाली सीढ़ियों का ही इस्तेमाल किया है। मेन कैरेक्टर पूछता है पहली मंजिल के नीचे क्या है, क्या वहाँ पर बेसमेंट है क्या। तब ताइसू कहता है बेसमेंट मिस्टर डायरेक्टर का प्राइवेट स्पेस है। मेन कैरेक्टर कहता है उस बेसमेंट में क्या है। तब ताइसू उसको घूरने लगता है और मेन कैरेक्टर उसको हंसते हुए स्माइल करता है। तब उन लोग का एलिवेटर खुलता है और ताइसू कहता है इस तरफ। मेन लीड उस रूम को देखकर कहता है इस सेकंड फ्लोर में भी सब तरफ कैमरा है। कितने रूम है यहाँ पर, हर एक डोर में एक कीपैड है। ताइसू कहता है तुम हॉलवे का एंड का रूम तुम्हारा है, तुम उसे यूज कर सकते हो। तब वह उस रूम में आते हैं और मेन कैरेक्टर कहता है वाह ये इतना अच्छा है। ताइसू कहता है तुमको यह अच्छा लगा, यह सुन के मुझे खुशी हुई। क्लीनिंग स्टाफ 11 बजे आ जाएगी, अगर तुमको कुछ चाहिए तो बताइएगा, आपका मेल कभी भी तैयार कर सकते हैं जब आप हमें बताओगे। मेन कैरेक्टर ओके कहता है और कैमरा को देख के सोचता है इस रूम में भी इतना सारा कैमरा है, बेडरूम में भी कैमरा, क्या बाथरूम के बारे में क्या है। नहीं, थैंक गॉड बाथरूम में कैमरा नहीं है, शायद वो विजिबल नहीं हो रहा है, फिर भी मुझे मेरा गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। लानत है वह मुझे नज़र रख रहे हैं, तो इसीलिए मुझे वो ओल्ड मैन दिमित्री ने $5 मिलियन का ऑफर किया था। तब वह दौड़ के जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, लेकिन तब वहाँ पर डायरेक्टर रहता है यहाँ पर बहुत सारा कैमरा है, मेरे बेडरूम में भी कैमरा है। मेन कैरेक्टर सोचता है शांत रहो ली जंगयोंग, नरमी से पेश आओ, मैं इस समय बहुत नाजुक हूँ। तुम्हारा वो यंग मास्टर जिसे उसके दादाजी ने दुनिया की नजरों से बहुत बचाकर और लाड प्यार में रखा है। तब डायरेक्टर कहता है वह सब रूम में इंस्टॉल है, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ थोड़ा बहुत, मुझे फील हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डायरेक्टर कहता है तुम्हें यह फील हो रहा है तो सोचो कि वह तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है। कहता है अगर ईयान की मौत इस घर में हो जाती है तो यह मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात होगी, मुझे कम से कम वीडियो सबूत की ज़रूरत पड़ेगी। तो वह कहता है यह तो सिर्फ एक जोक था, तुम क्यों नहीं हंसे। तब मेन कैरेक्टर फोर्सफुली हंसने लगता है। उसके बाद डायरेक्टर कहता है तुम अपने आप को फोर्स मत करो, अगर ये तुम्हें इतना ही डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं तुम्हारे बेडरूम का कैमरा हटा देता हूँ। मेन कैरेक्टर गुस्से से सोचता है या बास्टर्ड क्या कह रहा है। डायरेक्टर कहता है ओह, और वहाँ उस इंटरकॉम को देखो, अगर तुम एक पर प्रेस करते हो तो वह डाउनस्टेयर पर कनेक्ट हो जाता है, जहाँ पर स्टाफ इमीडिएटली यहाँ पर आ जाएंगे।
अगर तुम 0 को प्रेस करते हो तो वह मेरे रूम पर कनेक्ट हो जाएगा, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पता है, अगर कभी डेंजरस सिचुएशन हो तो तुम अपने बाथरूम में चले जाओ, वहाँ पर इमरजेंसी बटन है। तो मेन कैरेक्टर सोफा कहता है डेंजरस सिचुएशन, डायरेक्टर एडवाइस देता है हाँ, जैसे कि बुलेट बाहर से अंदर आए, या फिर कोई अपस्टेयर से अंदर आए, या फिर खिड़की या फिर ग्लास तोड़ के आए, कोई तुम्हारी नींद में कुल्हाड़ी से तुम्हारे सिर फोड़ने की कोशिश कर सकता है। तब मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और डायरेक्टर कहता है तुम क्यों हंस रहे हो, सच में मैं सीरियस हूँ इस बारे में। तब मेन कैरेक्टर सोचता है प्लीज मेरे रूम से दफा हो जाओ। डायरेक्टर कहता है कई साल पहले 2 एम्प्लॉय यहाँ पर मर गए थे, हमने विंडो को बुलेट प्रूफ से रिप्लेस्ड कर दिया, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो हम श्योर नहीं है। डायरेक्टर कहता है इयान, मुझे उम्मीद है कि जब तक आप यहाँ हो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहता है अभी तक इतना ही, और कुछ पूछना है? तब मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, और सोचता है जब तक कि तुम तिजोरी के लिए मुझे अपनी अंगूठा नहीं देते प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। डायरेक्टर कहता है तो फिर मैं चलता हूँ, मेरा एक अपॉइंटमेंट है। मैंडेट कहता है जी आप चले जाइए, थैंक यू। डायरेक्टर कहता है हाँ एक और बात। तब मेन कैरेक्टर सोचता है तुम बस यहाँ से चले जाओ। डायरेक्टर पूछता है तुमने कहा था तुमने आर्ट्स पर मेजर किया है ना? तब मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैंने फाइन आर्ट्स किया है। तो डायरेक्टर कहता है फाइन आर्ट्स स्कल्पचर। वह कह के क्रीपी सा स्माइल देता है और कहता है इसलिए तो फिर कल मेरा छोटा ब्रदर जियोक्सू यहाँ पर विजिट करेगा, वह आपका ही एज का है तो प्रोबेबली आपको उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा एज कम्पेयर टू मी। कहता है वह स्वभाव में थोड़ा रूखा है लेकिन उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करना, वह काफ़ी काम आएगा। उसके बाद डायरेक्टर मेनलीड को घूर के देखता है और फिर से कहता है स्वागत है मेरे घर में इयान। यहाँ पर मेनलीड नहा रहा होता है और कहता है यह थका देने वाला है। कहता है मुझे कोरिया आए अभी आधे दिन ही हुए हैं। उसके बाद हमें उसका टैटू को दिखाया जाता है और उसका चश्मा डिटैच करके लैपटॉप में कुछ सर्च फाइल चेक कर रहा होता है। रिकॉर्ड कर किया हुआ वीडियो देखता है, वह सब वीडियो ट्रांसफ़र कर लेता है, सेंड कर लेता है उसका भैया को। सोचता है वह चालाक कमीना, मैं उसका यह घमंडीदा चेहरा साफ कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर उसके भैया को फ़ोन लगाता है और उसका भैया कहता है गुड फोटो, और वह कहता है आपको कितना समय लगेगा उसका फिंगरप्रिंट रेप्लिकेट करने के लिए? उसका भैया कहता है अगर मैं आज से स्टार्ट करूँ तो 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है क्या आप जल्दी नहीं कर सकते? मेन कैरेक्टर सोचता है डायरेक्टर का पर्सनल कमरा की तलाश करने के लिए उसका फिंगरप्रिंट होना जरूरी है। किसी चीज पर मिले निशान के मुताबिक एक फोटो ज़्यादा सटीक होना चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि 1 हफ्ते में हालत क्या मोड़ लेगी। यहाँ पर उन दोनों का फाइटिंग दिखाया जाता है, लिक जैक्योन वर्सेस कांग इलह्योंग। उसका भैया कहता है जब ये तैयार होगा तो मैं आपको दूंगा, और आपको कुछ चाहिए? तो मेन कैरेक्टर कहता है अभी तो कुछ नहीं। उसका भैया पूछता है वैसे आपका आवाज़ इतना ज़्यादा क्यों गूंज रही है? तब मेन कैरेक्टर कहता है क्योंकि मैं बाथरूम में हूँ, पूरे घर में हर एक रूम पर कैमरा है, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। तब मुझे यह रूम मिला जहाँ पर कोई हमें देख नहीं रहा। उसका ह्यूम पूछता है वैसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे था कांग इलह्योंग से? तब वह कहता है वह ज़्यादा हैंडसम है कंपेयर टू पिक्चर जो हमें मिली थी, जो हमने इमेजिन किया था उससे भी वर्स्ट है। और कहता है मुझे लगता है कि मैं इस नाटक की वजह से पागल हो रहा हूँ जो मुझ पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मैं बस जितने जल्दी हो सके उसे जान से मार देना चाहता हूँ। उसका भैया कहता है वह हमारे लिए एक एवरेज टारगेट नहीं है, तो ध्यान से ताकि उसे शक ना हो। तब मेन कैरेक्टर डायरेक्टर का हाथ देख के सोचता है उसकी हथेली पर जीवन रेखा बहुत लंबी है, वह सोच रहा होगा कि वह बुरा और कमज़ोर होने तक जीवित रहेगा। जिंदगी नाइंसाफ़ी है, यहाँ तक कि हाथों की लकीरों के मामले में भी। उसका हाथ देखकर वो सोचता है कि जब डायरेक्टर ने उससे पूछा था कि उसका मेजर आर्ट है तो डायरेक्टर ने एक सस्पिशियस स्माइल की थी।
तो उसको देखकर वह सोचता है कि वह मुझ पर विश्वास करे ना करे, लेकिन उसका मुझ पर शक करना ही मुझे खतरे में डालने के लिए काफ़ी है। मेन कैरेक्टर उसका भैया को पूछता है, क्या तुमने कहा था कि प्रमोशन सेरेमनी 3 हफ्ते में है? तब उसका भैया कहता है, तो यह 20 दिन बहुत प्रीशियस होगा। यहाँ पर कहा गया है कि 20 दिन में कांग इल ह्योंग मैनेजिंग डायरेक्टर से CEO बन जाएगा। उसकी उम्र में यह मुकाम हासिल करना बड़ी बात है, इसीलिए जाहिर है कि इस समारोह में बहुत भीड़ होगी। क्लाइंट ने कांग को प्रमोशन सेरेमनी के दौरान ही खत्म करने को कहा है, इसीलिए प्रभावशाली व्यक्ति की हत्या के लिए क्लाइंट अक्सर भीड़ भाड़ वाले जगह को चुनते हैं। कहता है चाहे यह किसी गहरी नफरत की वजह से या फिर बदले के लिए। तब मेन कैरेक्टर उसका भैया को कहता है, तब तक मैं तुमसे उतना बात नहीं कर पाऊंगा। मेन कैरेक्टर डायरेक्टर को सोचते हुए कहता है, मेरे क्लाइंट के फीलिंग के बारे में मुझे अब बेहतर पता है। कहता है, तुम बास्टर्ड, तुम्हें अच्छे से पता है दूसरों को कैसे गुस्सा दिलाए। तब मेन कैरेक्टर का भैया कहता है, मैं तो मेन कैरेक्टर नहीं तुम नहीं। तब वह कपड़े पहनता है। तब उसका भैया कहता है, जी क्यों? अगर तुम यह नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे कहो, मैं दिमित्री के साथ बात करूंगा। तब मेन कैरेक्टर कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ का काम खत्म करके वापस आता हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या आपके लिए कुछ निशानी लेके आओ? तब उसका भैया कहता है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे से रहो और मुझे कॉल करना अगर कुछ हो जाए, ठीक है? ध्यान रखना। तब मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ आप भी। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का माहौल दिखाया जाता है जिस पर 2 आदमी कांग इल ह्योंग के न्यू सक्सेसर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वह कहते हैं वह अच्छे खानदान से आता है, तो फिर क्या हुआ, उसके बैकबोन तो वीक है ना। उसका माँ जो अल्कोहलिक थी वह पागल थी और जल्दी ही मर गई और उसने उस पर बहुत सारे निशान भी छोड़े। क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि वह छोटा सा ग्रुप सपोर्टर कुछ काम का नहीं है? अगर हम दूसरे साइड देखें तो फैमिली का एल्डर सन जो कि कांग टी हान है, वह उसके पास इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल और बिजनेस वर्ल्ड का, तो यह तय है जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसका ही कंपनी होगा। तभी वहाँ पर डायरेक्टर कांग की एंट्री होते है तो वह सब खड़े हो जाते हैं और डायरेक्टर कहता है, मुझे माफ करना लेट में आने के लिए। आप सब क्यों खड़े हो, अपनी जगह लीजिए, प्लीज बैठिए। तब उन सब के पसीने छूट रहे होते हैं और वह कहते हैं, हमें यह एक्सपेक्ट नहीं था कि आप हमसे मिलने के लिए आएंगे। डायरेक्टर कहता है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने जस्ट सोचा कि ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं अपने आप ही अपना का मील एंजॉय करूं, वह भी अदर एग्जीक्यूटिव के साथ। तब डायरेक्टर उन सभी को एक पेपर फेंक के मारता है और वे सब उस पेपर को देखकर कहते हैं, यह क्या है? वह एक कॉन्सेप्ट फॉर्म है सेफ को रीलोकेट करने के लिए या फिर तिजोरी को रीलोकेट करने के लिए। तब वे कहते हैं, यह तो चेयरमैन और बोर्ड एग्जीक्यूटिव का काम है। कहता है, प्रोसिक्यूटर को इसकी भनक लगने से पहले ही यह मामला सुलझा लिया गया था, हम रीलोकेशन के लिए सहमत है। वह एम्प्लॉय कहता है, और डायरेक्टर योंग भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तब डायरेक्टर कहता है, आपको डायरेक्टर योंग का चिंता मत कीजिए, और वहाँ पर एक उंगली पेश करता है तो वहाँ के एम्प्लॉय डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और कहते हैं, डायरेक्टर ये क्या है? तब डायरेक्टर कहता है, डायरेक्टर योन यहाँ पर अटेंड नहीं करेंगे तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर लाया। तेसु, ये राइट थंब है ना? तो तेसु कहता है, जी। अब वह डायरेक्टर उस थंब को इम्प्रिंट करता है और वहाँ का एम्प्लॉय कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब करके सक्सेस हो सकते हो, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यह सब काम बंद कर दो। डायरेक्टर कहता है, क्या तुम्हें यह लग रहा है कि मैं अब जोक कर रहा हूँ? डायरेक्टर किम, यह सच में डरा देने वाला सीन था। फ्लैशबैक में जो आदमी जिसे डायरेक्टर ने मारा था वो और कोई नहीं, डायरेक्टर यून था। वहाँ पर एक वर्कर कहते हैं, हमें पता चला है कि डायरेक्टर यून लड़की का व्यापारी या टिम्बर डीलर था और किसी बच्चे के साथ काम कर रहा था। तब डायरेक्टर किम कहता है, मुझे पता नहीं तुम
क्या बात कर रहे हो? तुम डायरेक्टली हमारे पास क्यों आए? तुम यह सब चेयरमैन को पर्सनली बता सकते थे। तब डायरेक्टर उसको देखकर सोचता है, तुम नीच भूरे फॉक्स, तुम मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो। अब कहता है, ऐसी कई चीजें हैं जो तुम सबने हमारी पीठ पीछे की है, जिन्हें तुम जानते हो कि हम बर्दाश्त नहीं करते। उनमें से एक था अंकों की हेराफेरी करना। मुझे उम्मीद है कि मेरे पिता यह पता लगा लेंगे कि तुम जिस कसीनो को बना रहे हो उसका पैसा लड़की को अवैध धंधे से आ रही है। कहता है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे पिता कितने दुखी होंगे अगर मुझे तुम्हारी उंगली भी काटनी पड़ गई। डायरेक्टर किम, क्या तुम सहमत नहीं हो? यहाँ पर डायरेक्टर डायरेक्टली उनको थ्रेटन करते हैं और वे सब डर जाते हैं। तब पानी अल्कोहल पी के कहता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और मुझे अपने प्रस्ताव की मोहर दे दो। और मेरे पास वापस जाने के लिए कोई है जिसकी मैं देखभाल करता हूँ। कैरेक्टर फ्लावर पॉट को जानबूझ के गिराता है। उसके कुछ ही देर बाद ताइसू आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? कहता है, 1 मिनट रुकिए, मैं फर्स्ट एड किट लेके आता हूँ। तब मेंडिक कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन फ्लावर को संभाल रहा था जो डायरेक्टर कांग ने मुझे दिया था। क्या आप मुझे एक बैंडेज ला के दोगे? उसके बाद वहाँ के वर्कर सब साफ सफाई करते हैं उस रूम के। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, मैंने तो मदद भी नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी वह एक भूत की तरह सामने आ गए। इसका मतलब है कि न केवल सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है बल्कि वास्तविक समय में उसकी नजर भी की जा रही है। तब मेन कैरेक्टर एलिवेटर के पास आता है और सोचता है, क्योंकि पहले कोई गार्ड नहीं दिखा तो मुझे लगता है कि इधर उधर घूमना ठीक है। मुझे कम से कम यहाँ मोटा मोटा अंदाजा तो लगा लेनी चाहिए कि चीजें कहाँ पर हैं। उसके बाद वह एलिवेटर के अंदर आता है और ग्राउंड फ्लोर पर क्लिक करता है। उसके बाद वह ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाता है और सोचता है कि कहता है, लेकिन यह कमबख्त जगह बहुत बड़ी है और बिना की कार्ड के मैं ज्यादा कमरों को देख भी नहीं सकता। इसका मतलब है कि इस घर में मेरी मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड है। वह कह के वह अपने रूम पर आ जाता है। उसके बाद वह सनसेट देखने लगता है। तब वहाँ पर केयर टेकर आती है और कहती है, यह व्यू अच्छा है ना? डायरेक्टर कांग कभी कभी वहीं खड़े होकर बाहर की तरफ देखते रहते हैं। तब मेन कैरेक्टर कहता है, यह सुंदर है, लेकिन बंद कमरे पर कैद रहना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तब वह केयर टेकर कहती है, अगर यंग मास्टर सिक्चू यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। तब मेन कैरेक्टर कहता है, सिक्चू? तब वो कहती है, इस घर के सबसे छोटे यंग मास्टर, उनके कल सुबह पहुँचने का स्केड्यूल है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, कांग ने कहा कि उसने सिक्चू को यहाँ आने और मेरा साथ देने के लिए बुलाया है। यह उन लोगों में से एक है जिसकी वांग हांग और मैंने जांच की थी। तीसरी वाइफ का बेटा, कांग इल ह्योंग का हाफ ब्रदर, वो भी 21 ईयर ओल्ड है, पार्टी एनिमल, सेक्स एडिक्ट और ड्रग यूजर। मेन कैरेक्टर सोचता है, सिक्चू किस तरह का इंसान है। मैं कभी सोचता हूँ कि शायद वही क्या मर्डरर रिक्वेस्ट उसने ही भेजी थी। तब मेन कैरेक्टर केयर टेकर को पूछता है, इस घर को किसने डिजाइन किया? तब वो कहती है, एक फेमस आर्किटेक्ट, लेकिन डायरेक्टर कान इस डिजाइन को पर्सनली संभालते थे। तब वो कहता है, पर्सनली? वाह, ये तो वाकई इंटरेस्टिंग है। तब वो कहती है, सच में ना? और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जो वह नहीं कर सकता। गाइस, आपको नहीं लगता ये केयर टेकर हमारे मदर जैसी है जो कहीं भी जाकर हमारी तारीफ करती है? तब मेन कैरेक्टर सोचता है, तुम उसे एक गॉड की तरह पूछते हो, जबकि शायद वह अमरता भी प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद वह कहता है, मैंने नीचे एक बेसमेंट देखा, वहाँ पर क्या है ना? तब वह कहती है, मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पर कभी गई ही नहीं। और वह कहता है, मुझे लगता है कि मैं बस क्यूरियस हूँ क्योंकि मुझे यह घर बहुत पसंद आया। तब वह कहती है, क्यों नहीं तुम डायरेक्टली डायरेक्टर कांग
को पूछ लो, वही तुमको आंसर दे सकते हैं। तब वह हंसते हुए सोचता है, हाँ, इससे मैं तुरंत शक के घेरे में आ सकता हूँ। तब केयर टेकर कहती है, ठीक है, फिर मैं अभी डिनर प्रिपेयर करने के लिए जा रही हूँ। तब वह बाय कहता है और सोचता है, वह बेहद कमबख्त इंसान है। उसने मुझे एक सीधा जवाब नहीं दिया और बड़ी सफाई से बच निकला, पर फिर भी मुझे इस जगह का माहौल पसंद है। यह इसके मालिक से जरा भी नहीं मेल खाता। कहता है, ऐसा लगता है जैसे यह मुझे अपनी ओर खींच रहा है। और इमेजिन करके सोचता है, जब मेरे पास वक्त होता है तब मैं समुद्र किनारे सर्फिंग किया करता था। एक बार यह सर्फ खत्म हो जाए तो मैं वापस जाना चाहता हूँ, पानी की लहरों को देखना चाहता हूँ और डूबते सूरज को निहारना चाहता हूँ। उसी वक्त डायरेक्टर कान आता है और कहता है, तुम इतनी बुरी तरह से क्या देख रहे हो? तब मेन कैरेक्टर उसको देख के चौंक जाता है और कहता है, ओह दैट तरीकी, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। तब डायरेक्टर कान कहता है, तुम गालियाँ भी बड़े अंदाज से देते हो। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्योंकि मेरा मदर एक कोरियन थी, कोरियन से गाली देना अच्छा लगता है ना। तो वो सोचता है, धत तेरी की, क्या स्टूपिड मिस्टेक मैंने कर दिया। और सोचता है, मुझे उसकी मौजूदगी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, आखिर यह कमीना कहाँ से प्रकट हुआ। तब मेन कैरेक्टर चश्मे ठीक करके कहता है, पहले जो कुछ भी हुआ वो समय में डरा हुआ था। और सोचता है, कम डाउन कम डाउन। तब डायरेक्टर कान कहता है, तुम्हारा हाथ। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या? तो वो कहता है, तुम्हारा हाथ। के बाद डायरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और चेक करके कहता है, सब ठीक है, उतना भी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, यह इस कट के बारे में पूछ रहा है जीसस। तब वो कहता है, तुम्हें पता चला? तब वो कहता है, हाँ। कहता है, यह एक अनमोल खजाना है, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, कितना एक्सपेंसिव वो हो सकता है? 10 मिलियन वॉन। तब वो कहता है, नहीं, मैं आपको कंपेंसेट करना चाहता हूँ। तब डायरेक्टर कांग डायरेक्टली कहता है, 700 मिलियन वॉन। तो मेन कैरेक्टर शॉक हो जाए, 700 मिलियन वॉन। तब डायरेक्टर कांग कहता है, अगर तुम इतना ही इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, सन ऑफ बिच। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, तो इसलिए गार्ड तुरंत भागते हुए आए। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे जरूरत से ज्यादा पीले और डरे हुए लग रहे थे। तब मेन कैरेक्टर प्यारा सा फेस बना के कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आइडिया नहीं था वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। और सोचता है, मैं इतना बड़ा रकम तो चुका नहीं सकूंगा, पर जब मैं तुम्हें मारूंगा तो कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम दर्द हो। मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर कोई निशान नहीं छोड़ूंगा, फिर भी मैं यह गारंटी नहीं ले सकता। उसके बाद हमें वह सिनेरियो देख के सनसेट हो जाता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कब उठूं। भले ही मेरा मन मुझसे कह रहा है कि खड़ा हो जा, पर अब बहुत देर हो चुकी है। और डायरेक्टर को देख के कहता है, वाह, उसे फिर से देखना, यह सब एक सपने जैसा लग रहा है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तब डायरेक्टर उसको कहता है, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है तो शायद तुम्हें डिनर अकेले ही करना पड़ेगा। मैं तो बस जरा सा तुम्हारा चेहरा देखने आया था, अगली बार हम साथ में खाना खाएंगे। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूजिक चल रहा होता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, कितना शोर है। उसके बाद कैमरे को देखकर कहता है, डैम कैमरा, यह प्लेस एक बेसिकली जेल जैसा लग रहा है। उसके बाद बाहर आके कहता है, कौन है? तब वहाँ खड़ा हुआ लड़का सिक्चू होता है और कहता है, तुम जाग गए, तुम इतनी देर तक सोते रहे कि मैं सोच रहा था तुम्हें जगा दूं या फिर नहीं। तब मेन कैरेक्टर इरिटेट होके सोचता है, तुम सोच रहे थे? हाँ, वह भी इतनी तेज म्यूजिक बजाकर कि मेरे कान के पर्दे ही फट जाए। इससे अच्छा तो तुम अंदर जाकर मुझे हिलाकर ही जगा देते। तब सिक्चू कहता है, नहा धो लो, हमें बाहर जाना है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, कहाँ? तब वह कहता है, हाँ, सेकंड ब्रदर ने कहा है कि तुम्हें एग्जीबिशन ले जाओ और यह फॉर्मेलिटी छोड़ दो क्योंकि हम एक ही उम्र के हैं। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, कौन है ये? शायद वो यही है, कांग का हाफ ब्रदर। वो एग्जैक्टली कांग इल ह्योंग की तरह ही दिखता है।